हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएएस मेंस में आज हम बात करने वाले हैं पेपर 2 सॉल्यूशन, जिसमें हम कौन सा पार्ट को लेंगे? हम लेंगे नीतिशास्त्र को। ठीक है, इससे पहले जो प्रीवियस सीरीज है उसमें हम इतिहास पेपर फर्स्ट में इतिहास को डिस्कस कर चुके हैं। पेपर 2 में हम साइंस के प्रश्नों को उत्तर सहित काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर ज़रूर देखिए। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं नीति शास्त्र के प्रश्नों को, उनके आंसर सहित। 2 मार्क्स में 5 प्रश्न थे। उसमें पहला प्रश्न है प्लेटो के मुख्य सद्गुण। प्लेटो के मुख्य सद्गुण, जैसा कि पता है कि प्लेटो का जो सद्गुण है उसमें 4 तरह के जो है वो सद्गुण थे। उसमें अगर हम बात करें तो प्राथमिक सद्गुण थे और एक द्वितीयक सद्गुण थे। तो प्राथमिक सद्गुण में तो सिर्फ एक था जो था न्याय, जबकि द्वितीयक सद्गुण में 3 जो है वो सद्गुण थे। कौन कौन से? विवेक, साहस और संयम। अगर इनका विवेक, साहस और संयम, इन तीनों का जो है उचित रूप से समायोजन किया जाए तो न्याय नामक जो प्राथमिक गुण है उसकी उत्पत्ति हो जाती है। प्रधान सद्गुण जो है उसकी उत्पत्ति हो जाती है और न्याय नामक जो प्रधान सद्गुण है वो ही क्या है? सर्वोच्च शुभ है। अगर हम विवेक, साहस, संयम में बात करें तो विवेक जो है वो किसके पास रहता है? शासक, ठीक है, जो क्या करता है? नीति निर्माण करता है। साहस सैनिक के पास, जो रक्षा का कार्य करता है। संयम जो है वो उत्पादककर्ता के पास रहता है, वो संपत्ति का अर्जन भी करता है। और इन तीनों के समायोजन से, यानी अगर तीनों जो है अपने अपने कार्य क्षेत्र में जो है वो प्रॉपर तरीके से कार्य करते हैं, किसी के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो न्याय नामक एक जो प्रधान सद्गुण है उसकी उत्पत्ति हो जाती है। तो इस तरह से जो है हमें लिखना था। इसी तरह प्लेटो का एक कथन भी है, वो है कि सामाजिक जीवन में सामाजिक कर्तव्यों की अभिव्यंजना ही क्या है? न्याय। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, कांट के शुभ संकल्प क्या है? कांट के शुभ संकल्प, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। कांट के शुभ संकल्प, इसमें यहाँ पर एक डायग्राम भी बना के आ सकते थे। जैसे यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ा हो गया हमारा शुभ संकल्प में हो गया चेतना, और यहाँ पर जड़। तो इसमें अलग अलग स्तरों पर एग्जाम्पल बना के भी आप लिख सकते थे। अब हम बात करते हैं कि कांट का जो शुभ संकल्प है वो ये कहता है कि जो कर्म जो है वो विशुद्ध कर्तव्य चेतना से प्रेरित होकर ही हमें जो है वो कर्म करनी चाहिए। वो अपने आप में स्वतः साध्य, ठीक है, स्वतः साध्य अपने आप में हो सकते हैं। परिणाम निरपेक्ष होते हैं, यानी परिणामों का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। निरपेक्ष आदेश के सिद्धांत पर यह शुभ संकल्प कार्य करता है। मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन जो परिणाम है उसके ऊपर डिपेंड रहने के लिए नहीं कहता। किसी कार्य को करने या न करने का निर्णय व शक्ति तो कांट जो है शुभ संकल्प में मानते हैं, लेकिन परिणाम जो है उसको ये निरपेक्ष मानते हैं। ओके, अब इसमें भी 2 तरह के जो मानते हैं वो, अगर सिद्धांत में वह 2 तरह के, एक तो स्वयं के प्रति प्लस में दूसरों के प्रति, तो वो आप थोड़ा डिटेल से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा 4 प्रकार के नियम भी बताए थे। सार्वभौमिकता का नियम, मनुष्य को साध्य मानने का नियम, स्वाधीनता का नियम, साध्यों के राज्यों का नियम, इस तरह से 4 नियम भी बताए गए थे। फिर तीसरा है पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? अब पुरुषार्थ जो है, अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें 2 मार्क्स में, तो वो लिख सकते हैं कि जीवन में सामंजस्य, आचार नीति व्यवस्था तथा लक्ष्य प्राप्ति में क्या होते हैं? पुरुषार्थ सहायक होते हैं। अभिष्ट प्राप्ति हेतु उद्यम करना, सर्वोच्च अभिष्ट कौन सा है? मोक्ष, उसकी प्राप्ति में उद्यत रहना। और 4 प्रकार के हमारे जो पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, तो मोक्ष प्राप्ति जो है अंतिम जो हमारा अभिष्ट हो गया, उसी की प्राप्ति में जो है हम पुरुषार्थ करते हैं। प्रॉपर जो है काल डिसाइड है, तो उसको आप सब डिटेल से आपने पढ़ाई होगा। यहाँ पर 2 नंबर में इसको लिखना था, यानी सभी चीज़ों को समाहित करते हुए इसका आंसर लिखना था। नेक्स्ट है अहिंसा परमो धर्म से क्या आशय है? अहिंसा परमो धर्म है। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म, सबसे पहले हम बात करें कि ये इसका ओरिजिन, यानी यह मूल कहाँ से आया, सर्वप्रथम आया कहाँ से है? तो अहिंसा परमो धर्म है, सबसे पहले जो है महाभारत में इसका उल्लेख किया गया था। और वहीं से जो है जैन धर्म का जो मूल मंत्र है, जो भगवान महावीर स्वामी जी ने इसका प्रचार प्रसार किया था, बाद में महात्मा गांधी ने भी इसको अपनाया था। यानी सबसे बड़ा धर्म, अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म किसने माना? जैन धर्म में, जिसका आज तक भी पालन किया जाता है। और साथ में क्या है, इसमें यह भी शामिल होता है अहिंसा परमो धर्म में कि मन में भी, मतलब किसी के प्रति जो है सोचना ही, मन में अहिंसा करना भी बुरा है। मन में किसी का अहित सोचना भी क्या है? अहिंसा के समान ही है, हिंसा के समान ही है। वाणी से कटु नहीं होना, कर्म से किसी भी प्रकार से जो है किसी दूसरे का अहित ना हो, ऐसा प्रयास किया जाए। तो महात्मा गांधी ने भी अपने सिद्धांतों में जो है अहिंसा का समावेश किया था। सबसे पहले महाभारत, फिर महावीर स्वामी और फिर महात्मा गांधी। इस तरह से अगर आपने उत्तर लिखा है तो 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा बौद्ध धर्म में उपाय कौशल्य की अवधारणा।
ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि थोड़ा टिपिकल, अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए तो हार्ड कह सकते हैं। बाकी ऊपर के चारों प्रश्न तो इजी है, लेकिन ये जो उपाय कौशल्य वाला प्रश्न है, अगर किसने पढ़ा है तो ही वो कर पाएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो गलत हो सकता है। अब उपाय कौशल क्या है? उपाय कौशल जो है वो ये बोलता है कि साधनों में कौशल मुक्ति के मार्गों पर मार्गदर्शन का एक जो है ये पहलू है, जिसमें विभिन्न क्षमता वाले प्राणियों को आवश्यकता अनुसार शिक्षा देने की क्षमता इसमें होती है। ठीक है, विभिन्न क्षमता वाले अगर कोई प्राणी होते हैं तो उनकी क्षमता अनुसार जो है उनको शिक्षा दी जाती है। इसके तहत बुद्ध ने उन लोगों की उच्चतर की शिक्षाएं बुद्ध ने क्या किया? उन लोगों को उच्च स्तर की शिक्षाएं दी जो उन्हें समझने में सक्षम थे, और उन लोगों को अधिक सरल शिक्षाएं दी जो कि उसकी लैंग्वेज में समझते थे। अब इसको हम सरल वे में समझते हैं। सरल वे में हम ये कह सकते हैं कि जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने उपाय कौशल का इस तरह से प्रयोग किया कि कोई व्यक्ति अगर जटिल तरह की जो है क्षमताएं सीख सकता है तो उसको उस तरह से सिखाया, प्लस में कोई सामान्य तरह की या फिर सरल तरह की शिक्षा सीख सकता था उसको सरल भाषा में उसको सिखाया। मैंने जिसका जितना लेवल था सीखने का उसको उस हिसाब से सिखाया, ये मान लो आप। ठीक है, और उन लोगों को अधिक सरल शिक्षाएं दी जो अधिक सरलता से समझ सकते थे। इसका उपयोग बोधिसत्वों की उन कार्यों की करने की क्षमता को उचित ठहराने के लिए भी किया जाता था जो सामान्य प्राणियों के लिए निषिद्ध थी। यानी जो सामान्य प्राणियों के लिए जो निषिद्ध जो क्षमताएं थी ना, उनके लिए भी भगवान बुद्ध ने जो है इस उपाय कौशल का प्रयोग किया। उपाय कौशल की अवधारणा जो है वो अगर हम दोबारा से देखें तो वो बोलता है कि विभिन्न क्षमता वाले प्राणियों की जरूरतों के अनुसार शिक्षा देने की क्षमता ही क्या कहलाती थी? उपाय कौशल्य। इस संदर्भ में बुद्ध ने उन लोगों को उच्च स्तर की शिक्षाएं दी जो उन्हें समझने में सक्षम थे, और कम क्षमता वाले लोगों को अधिक सरल शिक्षाएं दी थी। ठीक है, इस तरह से इसको सरल भाषा में समझेंगे। इस संदर्भ में बुद्ध की तुलना एक डॉक्टर से की जाती है और रोगी की जरूरतों के आधार पर उपचार निर्धारित किया जाता है। तो रोगी मतलब डॉक्टर तो कौन हो गए? महात्मा बुद्ध, और रोगी जो है वो जरूरतों के आधार पर उपचार करता है, तो उस अनुसार उनका एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। साधनों में कौशल विभिन्न लोगों की आध्यात्मिक क्षमताओं को कार्यों के माध्यम से सामने लाने की क्षमता है जो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करती हैं और समझ के अनुसार अनुकूल भी बनाती है। ठीक है, आई होप बौद्ध धर्म में उपाय कौशल्य की अवधारणा आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये तो हो गए हमारे 2 मार्क्स। फिर नेक्स्ट है 5 मार्क्स 50 वर्ड्स में। पहला प्रश्न है मानवीय मूल्यों में विभेदात्मक लक्षण क्या है? मानवीय मूल्यों में विभेदात्मक लक्षण की हम बात करें तो जैसे हो गया एक तो दृष्टिकोण के आधार पर हो गए सकारात्मक, हो गए नकारात्मक, हो गए। उद्देश्य के आधार पर हम देखें तो ये हो गए साध्य और साधन। साध्य में भी स्वतः मूलक और टाइप हो जाते हैं। फिर विषय के आधार पर हम देखें तो विषय के आधार पर हो गए सामाजिक, हो गए आध्यात्मिक, हो गए नैतिक, हो गए भौतिक, हो गए मनोवैज्ञानिक, हो गए। और फिर उसके बाद में अगर हम कार्य के आधार पर देखें तो कार्य के आधार पर हो गए ये राजनीतिक और न्यायिक और व्यावसायिक, 3 टाइप के हो गए। तो इनके बारे में आपने थोड़ा थोड़ा बताना था, और ये तो 50 वर्ड्स वैसे हो जाते हैं आपके, अगर आप सारा बताओगे फिर लक्षण भी बताओगे तो सब हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वैदिक काल की ऋण अवधारणा समसामयिक समाज में किस तरीके से प्रासंगिक है? ठीक है, तो अगर हम बात करें वैदिक काल में, सबसे पहले ऋण अवधारणा क्या है वो बताएंगे। ऋण अवधारणा ये है कि जो वैदिक काल में कर्तव्य व दायित्व संबंधी अवधारणा थी ये ऋण। ठीक है, इसमें सामाजिक ऋण की प्रक्रिया में व्यक्ति विभिन्न घटकों की सहायता से प्राप्त करता था। जैसे हम बात करें 3 प्रकार के ऋण होते थे, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। पितृ ऋण तो हो गया संतान उत्पत्ति करना, माता पिता का जैसे आदर करना, पितृ अर्पण करना, श्राद्ध वगैरह करना, वृद्धावस्था में सेवा करना। और अगर हम ऋषि की बात करें तो ऋषि में हो गया जैसे गुरुजनों शिक्षकों के प्रति आदर सम्मान करना, आस्था, वेदों के प्रति आस्था होना, आस्तिकता का भाव होना, सम्मान होना, साहित्य का अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन करना, ये सब हो गया। अगर हम बात करें देव, तो देव जो है वो हो गया देवों का आदर करना, हवन आहुतियाँ वगैरह करना, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, पूजा अर्चना करना। ठीक है, ये सब हमारे हो गए हैं देव ऋण, है ना। अब हम बात करते हैं कि इनका जो है वर्तमान में अगर हम बात करें इनकी प्रासंगिकता क्या हो सकती है, तो प्रासंगिकता ये हो सकती है कि जैसे 3 प्रकार के ऋण है। ठीक है, तो अगर हम इन 3 प्रकार के पितृ ऋण, देव ऋण, इसके अलावा अतिथि ऋण और जो क्या नाम है ऋषि ऋण भी है, अतिथि ऋण और भूत ऋण भी है। 2 प्रकार के ऋण और है, जिसमें भूत ऋण तो हो गया चींटी, गाय और कुत्तों, पर्यावरण के प्रति हो गया। अतिथि जो होते हैं हमारे उनके प्रति हो गया। अब हम ये बात करें कि समाज में प्रासंगिकता है, इसके बिना एक तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, प्लस में व्यक्तित्व विकास में ये परिवार, समाज और पर्यावरण की महत्ता होती है। तो अगर व्यक्ति जो है इसे वृद्धजनों का सम्मान करेगा,
ठीक है। वृद्धावस्था में जो अपने घर से माता पिता को निकाल देते हैं, ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। सुशासन की स्थापना भी होएगी। सामूहिकता का सिद्धांत जो है वो कहीं ना कहीं जन्म देगा। और अगर हम बात करें वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा भी साकार होगी। मानवता के प्रति मनुष्य जो है वो ऋण अदा करके व्यक्तित्व का विकास भी कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे जो समसामयिक समाज में इसकी आवश्यकता है, क्योंकि जो आजकल जो भौतिकतावादी जो संस्कृति है उसमें लोग जो हैं ऋण की अवधारणा को भूल रहे हैं कि जो पेरेंट्स ने अपने के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स ने, या फिर हमारे पितृक जो है उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे ये जो ऋण है उससे हम ऋण कैसे हुए। तो अगर ये विचार व्यक्ति के मन में आ जाए, नैतिक विचार व्यक्ति के मन में आ जाए, तो ऋण की अवधारणा जो है आज के समय में साकार हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा अरविंदो का दिव्य जीवन चेतना दर्शन। एक ये प्रश्न भी कह सकते हैं कि मतलब लीक से हटकर आया है। हालांकि ये तो था कि अरविंदो आने वाला है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर और अरविंदो, लेकिन अरविंदो का दिव्य दर्शन चेतना दर्शन, ये जिसने पढ़ा है उनके लिए तो ईजी है, वही मैं पहले की तरह ही कहना चाहूँगी। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो हार्ड ही कहा जाएगा। ये क्या सारे प्रश्न ही बोले जाएंगे। लेकिन अरविंदो का दिव्य दर्शन जिसके जो पढ़कर गया है उसके लिए तो ईजी ही है। अब हम बात करें कि अब अरविंद दिव्य दर्शन का प्रश्न शायद इसीलिए भी आया हो क्योंकि 150 वर्षवीं जयंती जो है वो मनाई गई थी हाल ही में, तो इसी के कारण आई थिंक ये प्रश्न पूछा गया हो। अब अरविंदो का जो दिव्य जीवन चेतना दर्शन है वो द लाइफ ऑफ डिवाइन, उनकी पुस्तक है द लाइफ ऑफ डिवाइन में प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया है। अब द लाइफ ऑफ डिवाइन क्या है, अगर हम बात करें तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, एकात्म योग या फिर इंटीग्रल योग भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा, आध्यात्मिक अभ्यास की एक नई पद्धति इन्होंने विकसित की थी जिसमें सभी योगों का भावनात्मक समन्वय, चाहे हठ योग हो, ज्ञान योग हो, विभिन्न प्रकार के जितने भी योग है इनको भावनात्मक रूप से समन्वय इसने स्थापित किया था। तो मतलब आध्यात्मिक अभ्यास की एक नई पद्धति इन्होंने विकसित की थी। फिर उसके बाद में है कि एक आध्यात्मिक अनुभूति है जो न केवल मनुष्य की चेतना से मुक्त करती है, एक आध्यात्मिक अनुभूति जो मनुष्य को न केवल चेतना से मुक्त करती है बल्कि उसकी प्रकृति को भी बदल देती है। इसी के माध्यम से जीवन दर्शन के दिव्य जीवन के दर्शन से ना तो उन्होंने दिव्य जीवन का प्रतिपादन किया बल्कि साथ ही उन्होंने क्या किया था, पांडिचेरी में आध्यात्मिक साधकों के एक समुदाय की स्थापना की थी। यानी जो उनका ये दिव्य दर्शन जो है उसी के माध्यम से उन्होंने क्या किया था, विभिन्न प्रकार के दिव्य जीवन के दर्शन को प्रतिपादन किया और पांडिचेरी में आध्यात्मिक साधकों के एक समुदाय की स्थापना भी की थी। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी जी के अनुसार स्वराज के आदर्श क्या क्या हैं। अब गांधी जी के स्वराज जो है उनकी पुस्तक है हिंद स्वराज, उसमें काफ़ी डिटेल से बताया गया है कि हिंद स्वराज की स्वराज है क्या एक्चुअल में। स्वराज को हमेशा से जो है हम देखा जाता है पॉलिटिकल यानी राजनीतिक रूप से देखा जाता है कि एक तरह से हम देखा जाए तो जैसे स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से जो गुलामी है उससे मुक्त होना ही स्वराज का नाम लिया गया था। लेकिन स्वराज गांधी जी के अनुसार स्वराज जो है, क्योंकि तिलक का स्वराज वो हो सकता है बाल गंगाधर तिलक का, लेकिन गांधी जी का जो स्वराज है वो बहुत ही व्यापक है। व्यापक किस रूप में है, क्योंकि ये राजनीति के साथ साथ सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक तीनों स्वाधीनता की बात करता है। साथ ही इसमें सत्य, अहिंसा जैसे तत्वों को भी समावेश करने से ये आत्मनियंत्रण का भी समावेश करता है। तो काफ़ी चीज़ें राजनीति की नहीं है, क्या हो गया, सांस्कृतिक हो गया, नैतिक हो गया, आध्यात्मिक हो गया, प्लस में आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम, सत्य, अहिंसा जैसे तत्व भी गांधी जी ने जोड़े थे। तो जहाँ पर हम देखें तो राम राज्य का जो पर्याय जो है उसको भी बोला जा सकता है। उनके सपनों का भारत, यानी गांधी जी ने अपने सपनों का भारत जो है वो स्वराज में ही ढूंढा था। ग्राम स्वराज वो देख लो, चाहे गांधी जी का स्वराज जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन, अंग्रेजों के स्वतंत्रता आंदोलन से कहीं आगे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये गांधी जी चाहते थे कि जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है उसकी आत्मा जो है वो अक्षुण्ण रहे। साथ में ही उन्होंने ये भी कहा था कि जाति वर्ग विहीन समाज का चित्रण हो, यानी समाज में जो है ना कोई जाति हो ना कोई वर्ग हो, ठीक है, गरीबों में और अमीरों में कोई भेदभाव ना हो, प्लस में गांव जो है वो शहरों की तुलना में उतने डेवलप हो, राष्ट्र का निर्माण जो है वो अच्छे तत्वों से मिलकर हुआ हो, साधन व साध्य की पवित्रता हो। वर्तमान में अगर हम देखें, वर्तमान में अब क्या हो रहा है, वर्तमान में जैसे सिख हिंसा हो गई, गरीबी हो गई, सांप्रदायिकता हो गई, यौन अपराध हो गए, भ्रष्टाचार हो गए, जैसे तत्व जो हैं वो समाज में व्याप्त हैं। तो अगर इनका अंत हो जाएगा तो गांधी जी के कहीं ना कहीं मूल्यों में जो है स्वराज की स्थापना हो जाएगी। लेकिन अगर हम आज के मूल्य प्रासंगिकता में देखें तो गांधी जी का जो स्वराज था वो पूर्ण रूप से स्थापित अभी तक भी नहीं हुआ है, क्योंकि समाज में बहुत से सामाजिक तत्व और प्लस में अनेक से बुराइयां भी हैं जो गांधी जी जो समाज को रामराज्य बनने में रोकती है, अर्थात स्वराज बनने से रोकती है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के मनुष्य में अधिशेष सरप्लस क्या है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के मनुष्य में अधिशेष, ये प्रश्न भी थोड़ा डिफिकल्ट था कि सरप्लस क्या है।
नेक्स्ट है समाज में आदर्श प्राणी के रूप में जीने के लिए मूल्य, सद्गुण और आदर्शों की आवश्यकता। रविन्द्रनाथ टैगोर ये मानते थे कि अगर व्यक्ति है उसको समाज में अगर आदर्श प्राणी के रूप में जीना है तो उसमें मूल्यों का, सद्गुणों का और आदर्शों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के अभिन्न अंग है। और इसी को उन्होंने क्या बोला, सरप्लस बोला। ठीक है, फिर इन वस्तुओं से जीवन का सामंजस्य तभी हो सकता है जब हमारी समस्त शक्तियाँ पूर्ण रूप से विकसित होकर उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाए। यानी उनके अनुसार क्या है कि अगर व्यक्ति ने जो है जितने भी मैंने ऊपर जो वस्तुएं बताई हैं जैसे मूल्य, सद्गुण, आदर्श, ठीक है, अगर इन वस्तुओं का जीवन में सामंजस्य कर ले, और ये सामंजस्य जब होगा जब हमारी जितनी भी शक्तियां हैं वो पूर्ण रूप से विकसित होकर एक ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जाए, सर्वोच्च बिंदु तक पहुंच जाए। ईश्वर पूर्णता का अपरिमित आदर्श है। उन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये बोला कि ईश्वर जो है वो पूर्णता का अपरिमित आदर्श है तथा मनुष्य जो है उस आदर्श की पूर्ति की शाश्वत प्रक्रिया है। यानी मनुष्य के बिना जो है वो ईश्वर जो है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ईश्वर की पूर्णता जो है वो सिद्ध नहीं होती है अगर मनुष्य उस आदर्श की पूर्ति में सहायक ना हो। तो मनुष्य में मूल्य, सद्गुण और आदर्शों की आवश्यकता को उन्होंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम सामाजिक सुधार में प्रशासन की भूमिका। अब सामाजिक सुधार में प्रशासन की भूमिका, इसमें हमें करंट से रिलेटेड भी कुछ फैक्ट्स डालने थे। इसके अलावा फर्स्ट ARC, सेकंड ARC और भी जो सरकार जो है जितने भी सामाजिक सुधार प्रशासन जो है जितने भी सामाजिक सुधार से रिलेटेड कार्य करता है वो सभी इसमें आपको लिखने थे। साथ ही जो है इसमें मतलब 1-2 लाइन में सीमाएँ भी इसमें लिखनी थी। अब नेक्स्ट हम अगर हम थोड़ा और देख लेते हैं प्रशासन में, अगर थोड़ा डिटेल से और मैं बता देती हूँ। प्रशासन में जैसे फर्स्ट ARC हमारा हो गया। अगर प्रशासन सुधार डेफिनेशन की बात करें, सामाजिक सुधार में प्रशासन की भूमिका, अगर प्रशासनिक सुधारों में हम बात करें तो प्रशासन सुधार के माध्यम से प्रशासन में इस प्रकार के बदलाव करना कि प्रशासनिक क्षमताओं में भी वृद्धि हो, साथ में समाज की जो है सुधार भी हो। तो दोनों ही इसमें शामिल किया जाता है, समाज के हर तबके का लाभ हो। अब ये प्रश्न जो है मैं इसका उत्तर इसलिए नहीं दे पा रही क्योंकि प्रश्न की प्रकृति मुझे प्रॉपर समझ में नहीं आ रही कि प्रशासन प्रशासनिक सुधारों के लिए बोल रहे हैं या फिर सामाजिक सुधार में। तो जब ये प्रश्न पूरा क्लियर ही सामने आएगा तभी इसका उत्तर प्रॉपर रूप से दिया जाएगा कि पूर्ण प्रश्न क्या है, क्योंकि अभी प्रश्न मुझे इतना ही मिला है सामाजिक सुधार में प्रशासन की भूमिका। तो इसका उत्तर जो है अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे प्रॉपर, जब प्रश्न हमें सही से मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें परिणाम सापेक्षवाद व परिणाम निरपेक्षवाद की विशेषता लिखते हुए इनमें से प्रशासक के लिए कौन सी उपयुक्त है और कौन सी नहीं। ठीक है, परिणाम सापेक्षवाद व परिणाम निरपेक्षवाद की विशेषता लिखते हुए इनमें से प्रशासक के लिए कौन सी उपयुक्त है और कौन सी नहीं। ठीक है, इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहले स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर देते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें परिणाम सापेक्षवाद ये बोलता है कि परिणाम पर निर्भरता होती है, इसमें तटस्थ भी नहीं होता है, सही गलत समाज के मापदंडों पर इसमें निर्भर करता है कि एक ही कार्य जो है वो समाज के लिए सही भी हो सकता है तो वो गलत भी हो सकता है। तो दोनों बात जो है इसमें होती है। जबकि अगर हम परिणाम निरपेक्षवाद की बात करें तो परिणाम निरपेक्षवाद क्या होता है, तटस्थता होती है, यानी ये परिणाम पर निर्भर नहीं होता है। जैसे कि कांट कहते हैं कि जो कर्म जो है वो परिणाम निरपेक्ष होना चाहिए, क्योंकि कांट जो है वो शुभ संकल्प की अवधारणा देते हैं, साथ ही गैर जो परिणामवादी भी व्याख्या करते हैं, यानी कि परिणाम निरपेक्षवाद की व्याख्या करते हैं। तो अगर नैतिक निरपेक्षता की हम बात करें तो प्रशासन में जो परिणाम निरपेक्षता की हम बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि नैतिक आदर्श जो होते हैं वो हर समय सत्य होते हैं। इसका मतलब है कि वे सभी संस्कृतियाँ और स्थितियों में सत्य होते हैं। इस दृष्टिकोण के तहत हत्या और चोरी जैसे क्रियाओं को उनकी परिस्थिति या परिणामों की परवाह किए बिना वस्तुनिष्ठ रूप से सही गलत माना जाता है। इसलिए निरपेक्षतावादी जो हैं वो नैतिक सिद्धांत कर्तव्यवादी हैं, क्योंकि वे परिणामों पर विचार नहीं करते हैं। निरपेक्षतावादी नैतिक सिद्धांतों के उदाहरणों में कांट का स्पष्ट आदेश इसमें शामिल होता है। इसके विपरीत हम अगर ये परिणाम सापेक्षवाद की बात करें तो ये क्या करता है, पूर्ण रूप से जो है समाज पे डिपेंड करता है, क्योंकि कोई कार्य सही है या नहीं है इस संदर्भ में निर्भर करता है कि वह घटित कैसे हुआ है या फिर परिणाम या फिर समाज उसको किस तरह से लेता है। सापेक्षिक नैतिक सिद्धांत नैतिक कार्यों के परिणामों पर विचार कर सकते हैं, वे सही या गलत जो है वो समाज के द्वारा डिसाइड किया जा सकता है। इसलिए इन सिद्धांतों को उद्देश्यवादी के रूप में वर्णित किया जाता है। और साथ ही सापेक्षवादी नैतिक सिद्धांतों के उदाहरणों में शास्त्रीय उपयोगितावाद भी इसमें शामिल होती है। अब अगर हम उदाहरण देखें तो उदाहरण में ये होता है कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि झूठ बोलना गलत है, लेकिन अगर झूठ बोलने से किसी व्यक्ति की जान बच सकती है तो परिणाम कहता है कि ऐसा करना सही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, चेंज हो गया परिणामवाद में। तो इस तरह से जो है इस आंसर को हमें लिखना था।
नेक्स्ट है नैतिक द्वंद्व, सॉरी यहाँ पे ये जो है टाइपिंग मिस्टेक है। नैतिक द्वंद्व से आप क्या समझते हैं? नैतिक संघर्ष में व्यक्तिगत नैतिकता को क्या व्यावसायिक नैतिकता से ज़्यादा किसको वरीयता दी जानी चाहिए? सॉरी, नैतिक द्वंद्व से आप क्या समझते हैं? नैतिक संघर्ष में व्यक्तिगत नैतिकता को क्या व्यावसायिक नैतिकता या वृत्ति नैतिकता यानी प्रोफेशन से ज़्यादा किसको वरीयता दी जानी चाहिए? ये प्रश्न ये बोल रहा है सबसे पहले तो नैतिक जो हमारा द्वंद्व है उसके बारे में हमें बताना था, ठीक है। फिर नैतिक द्वंद्व के बाद में हमें फिर बताना था कि व्यक्तिक और इस जो दोनों है, दोनों में से कौन सी जो है किसको हम क्या है महत्व दें या किसको हम प्रायोरिटी दें, इसके बारे में बताना था। तो फिर हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि नैतिक द्वंद्व यानी डायलेमा की सिचुएशन होती है ना, दुविधा की कश्मकश, तो वो क्या होती है? वो ये होती है कि जब दो से अधिक नैतिक सिद्धांतों में निर्णय करना जब बहुत कठिन हो जाता है कि हम किसका तो पालन करें और किसका हम उल्लंघन करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नैतिक द्वंद्व, ठीक है। अब हम बात करें कि सबसे पहली बात है कि जैसे कि गोपनीयता बनाम पारदर्शिता हो गई, वचनबद्धता बनाम ईमानदारी, ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी के सामने सार्वजनिक जीवन में अनेकों बार ऐसी परिस्थितियाँ आती है जिसका उचित समाधान जो है वो आवश्यक होता है। प्रशासनिक अधिकारी क्या, ये तो हर व्यक्तिगत जीवन में हर जगह जो है नैतिक द्वंद्व की समस्या हमें हमेशा सामने आती है। लेकिन अगर नैतिक संघर्ष होता है जिसमें अगर हम व्यक्तिगत या फिर व्यावसायिक नैतिकता दोनों में से अगर किसी एक का चुनाव करना हो तो हम किसको चुनेंगे? प्रश्न ये पूछ रहा है। तो अब हम इसको एक संतुलित उत्तर की तरफ ले जाएंगे। देखेंगे कि हम सबसे पहले परिस्थिति को देखेंगे कि परिस्थिति क्या कहती है, ठीक है। परिस्थिति अगर दोनों की तरफ से झुकाव है तो हम उसकी तरफ दे देंगे। फिर धर्म, जाति, वंश, वर्ग, संस्कृति को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर परिणाम मिल जाता तो ठीक है। फिर हम देखेंगे संबंध, समुदाय, समाज, उसकी परिस्थिति का मूल्यांकन करेंगे, तब भी नहीं होता। फिर क्या करेंगे? हम व्यवहार का विश्लेषण करेंगे। ऐच्छिक कर्म, अनैच्छिक कर्म जो है आतन है या फिर क्या है, उसका भी सिचुएशन को देखेंगे। या फिर हम व्यवहार का, या फिर हम इच्छा, संकल्प, अभिप्राय, उद्देश्य, यानी इस कार्य का उद्देश्य क्या हो गया, इच्छा क्या है, वो देखेंगे। फिर है कर्मों की तीव्रता, कर्म जो है वो कितनी तीव्रता से किए गए हैं, या फिर परिणाम जो है उनकी तीव्रता क्या होगी, उसके आधार पर भी हम इसको देख सकते हैं। साथ ही अगर आपातकाल कोई सिचुएशन हो गई है या कोई अकस्मात कोई परिस्थिति आ गई है तो उसमें कर्मों का मूल्यांकन उसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। सबसे पहले हम बोले तो नैतिकता, नैतिक सिद्धांत सर्वोपरि, ठीक है। अगर इनमें भी हम चुनाव करेंगे तो नैतिक जो हमारा सिद्धांत है, नैतिकता जो है वो हमारा सर्वोपरि होगा, ओके। तो सबसे पहले या तो ये होगा, और या फिर देखेंगे तो मानवता को देखेंगे हम, या फिर सर्व कल्याण, सर्वहित, व्यक्तिगत हित। तो निर्णय जो होगा वो उसके अकॉर्डिंग होगा कि हमारा सर्व कल्याण है, सर्वहित है, व्यक्तिगत हित है, इन सभी के अकॉर्डिंग जो है वो होगा। आई होप आज के प्रश्नों का उत्तर मैंने अच्छा देने की कोशिश की है, ठीक है। अगर किसी को और भी अच्छा बेहतर उत्तर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है उसका आंसर डाल सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकता है मैंने कोई फैक्ट्स जो है गलत बता दी हो, बट जो मुझे नॉलेज था, जितना मैंने पढ़ा है, मैंने मेरे हिसाब से उत्तर देने की कोशिश की है। प्लीज़, मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो तो देखते हैं, लाइक भी नहीं करते इवन, तो प्लीज़ लाइक भी करते जाइए, साथ ही फॉलो भी कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी कर लीजिए, टेलीग्राम पे भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।